एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं द टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ द आर एनवायरमेंट। इस टॉप 20 क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि आर एनवायरमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एक्चुअली पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 क्वेश्चन में चैप्टर सबमिट भी जाता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसके सवाल ना पूछे। देखो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इससे आएगा फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। इसके अलावा इससे कुछ आता ही नहीं है, तो तुमको सोचना ही नहीं है, पढ़ना सिर्फ इतना ही है। और फूड चेन में 10% लॉ को कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो आज के इस सेशन में, जो कि धमाकेदार सेशन होने वाला है, टॉप 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस टॉप 20 क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि आर एनवायरमेंट के इस सवाल को अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो करो बेटा, ठीक है। इट्स अ हाई टाइम, इसको आपको करना बहुत जरूरी है। चलो बच्चे, बिना किसी देरी के हम लोग ये कहानी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल, ये आपको एक फूड चेन दी गई है। इसमें ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है बेटे। जल्दी से आ जाओ, ध्यान से सुन लो। इन द गिवन फूड चेन, सपोज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द 4th ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल। अगर 4th ट्रॉपिक लेवल है, नाउ लेट यू काउंट कि 4th ट्रॉपिक लेवल कौन सा है। ये है पहला, ये दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। तो ये है चौथा ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये कौन सा लेवल है बेटा? चौथा ट्रॉफिक लेवल है। क्लियर है? अब इस चौथे ट्रॉफिक लेवल में ध्यान से सुनना, चौथे ट्रॉफिक लेवल को अगर 5 किलो जूल एनर्जी दी गई है तो इसको कितनी दी गई होगी? बताओ जल्दी से। इसको कितनी दी गई होगी? इसको दी गई होगी 50 किलो जूल। कितनी दी गई होगी? 50 किलो जूल। तो इसे कितने दी गई होगी? इसे दी गई होगी 500 किलो जूल। तो इसे कितनी दी गई होगी? 5000 किलो जूल। तो आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि प्रोड्यूसर के लेवल पे कितनी एनर्जी आपको मिली। तो प्रोड्यूसर के लेवल पे कितनी एनर्जी मिली? प्रोड्यूसर के लेवल पे आपको एनर्जी मिली 5000 किलो जूल। कितनी मिली? 5000 किलो जूल। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई बात? तो 10% लॉ किया हमने। पहले हमने क्या किया बच्चों? 5000 का 10% 500 हो गया, 500 का 10% 50 हो गया, 50 का 10% 5 हो गया। क्लियर है? तो ये याद होना चाहिए, 10% लॉ को कैलकुलेट करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल फटाफट से। हमारा टारगेट ये है कि हमें इसे आधे घंटे 40 मिनट के अंदर तो पूरा टॉप 20 क्वेश्चन करने हैं। और इसको आप कई बार प्रैक्टिस सेशन में हम लोग ले चुके हैं। तो प्लीज़ अब इसमें मत बोलो, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो चुके हैं। क्लियर है? और 10% क्यों जाता है ये आपको पता है। 10% जो है, दिस इज अ 10% लॉ। 90% जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है इनटू द एनवायरमेंट। क्लियर है? अब आ जाइए, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या है। अब आपको देखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको ये चुनना है कि क्या ओजोन 3 मॉलिक्यूल से बना है। तो राइट आंसर इज यस, ओजोन तो 3 मॉलिक्यूल से बना ही होता है। तो ये हो गया भैया आपका ए। उसके बाद ओजोन जो होता है अर्थ के ऊपर शील्ड करता है ताकि आपको यूवी रेडिएशन प्रोटेक्शन मिले। यस, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। उसके बाद ओजोन क्या एक डेडली पॉइजनस गैस है? यस, बिल्कुल सही है। ओजोन क्या डिप्लीट होती है यूवी रेडिएशन से, डिकम्पोज होती है यूवी रेडिएशन से? नहीं। ओजोन यूवी रेडिएशन से डिप्लीट नहीं होती, ओजोन डिप्लीट होती है क्लोरीन से। ठीक है? तो ये आपका जो CFC होता है ये यूवी रेडिएशन से जो होता है डिप्लीट होता है। ठीक है? तो CFC से जो क्लोरीन निकलती है, ये क्लोरीन जाती है O3 में और फिर O3 को डिप्लीट कर देती है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है O3 से, इट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है? अगर मैं CFC का फुल फॉर्म लिखूँ तो ये क्या होता है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ में आई बात? इट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? तो डू नॉट, ये पेन कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है, और अलग ही आपको लाइटिंग दिख रही होगी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल तो ये है कि हमें टॉप 20 क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने हैं। तो प्लीज़ बच्चों, थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है जीवन में होना जरूरी है। ठीक है? अगर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो भैया जी ऐसा है कि इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? इसमें 3 क्लोरीन पाए जाते हैं। 1 2 3। यूवी रेडिएशन पड़ते ही ये डिप्लीट हो जाते हैं और जैसे ही फ्री क्लोरीन हुआ, ये फ्री क्लोरीन विल अटैक इनटू द ओजोन और ओजोन से अटैक करते ही O3 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो राइट आंसर ये है, ओजोन कभी भी यूवी रेडिएशन से डिप्लीट नहीं होता है, फ्री क्लोरीन से डिप्लीट होता है। फ्री क्लोरीन बनाने का रीजन यूवी रेडिएशन है। क्लियर है? Organism of higher trophic level which feeds on the several type of organism belonging to a lower trophic level constitute the
देखो, मान लो प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट को कौन खाता है? डियर। ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। अब मान लो कि डियर खाता है, बेटा इस डियर को जो है तो बहुत सारे लोग खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? चीता भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है, जैकल भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। तो ये बहुत सारे लोगों का खाना है ना। तो जब कोई एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों का खाना हो तो ये क्या बनाते हैं? when the one trophic level is the member of so many food chain, तो ये क्या बन जाती है? एक फूड वेब बन जाती है। क्लियर? फूड वेब का है, फूड वेब बन जाती है। सो द राइट आंसर इज द फूड वेब, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म जो कि ध्यान सुनो, ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल विच फीड्स ऑन द सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द लेवल लोअर ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब ये है कि एक हायर ट्रॉफिक लेवल, जैसे डियर है, ठीक है। डियर जो है, डियर को कौन खा सकता है? डियर को खा सकता है मान लो लायन। पर लायन क्या सिर्फ डियर को खा सकता है? नहीं मैम, लायन तो भाई वो काऊ को भी खा सकता है, ठीक है। लायन तो जो है भैया डॉग को भी खा सकता है, किसी को भी खा सकता है। तो जब हायर ट्रॉफिक लेवल बहुत सारे लोगों को खाने लगे तो वो एक वेब बना लेता है। दिस इज कॉल्ड एज फूड वेब। एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? अगली बात देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन फिगर, ठीक है, T1, T2, T1, T2, T3, T4 दिया गया है। ये एक पिरामिड है। इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस ट्रॉफिक लेवल पे। आपको वाला समझ में आया? जब हायर ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लोगों को मैं तुझे भी खा लूंगा, तुझे भी खा लूंगा, तुझे भी खा लूंगा, तो इसका मतलब ये कि आप बहुत सारे फूड चेन का मेंबर है। अगर मुझे ये बताना है कि शेर किसको किसको खा लेता है तो मुझे सारी फूड चेन एक साथ दिखानी पड़ेगी। तो मैं अलग अलग क्यों बनाऊं? मैं एक वेब बना लेती हूँ जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि भैया तू इसको भी खाता है, इसको भी खाता है, इसको भी खाता है, सबको खाता है, ठीक है। चलो बच्चे आ जाओ बड़े बच्चे। अब हमको देखना है कि किस ट्रॉफिक लेवल पे मैक्सिमम एनर्जी होगी। बताओ T1, T2, T3, T4 किस पे सबसे अधिक एनर्जी होगी? ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा जी जो सबसे नीचे सबसे मोटू सा बैठा है इस पे सबसे अधिक एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाए, भगवान ये तो पेन क्या ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा हुआ कि हमें लिखने वाला नहीं है। तो ये होते हैं बच्चों जी प्रोड्यूसर। क्या है बच्चों? प्रोड्यूसर। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होगी? प्रोड्यूसर्स के पास होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से आप चलिए। अब देखो यहाँ पर आपको A, B और C बताना है। मैं रिएक्शन जिसको नहीं पता है मैं लिख दे रही हूँ A, ठीक है, प्लस O किया, उसके बाद ये बना O, प्लस A किया तो बना C। चलो बेटे अब इसमें ये बताना है राजा मेरे प्यारे बच्चों, ये B नंबर पे क्या है, A क्या है, C क्या है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपको ABC बताना है। चलो बेटा देखते हैं। देखो A से O बनता है, समझ गए। A क्या है आपका? कमान A क्या है बच्चों आपका? A से है O, ठीक है। A इज व्हाट बच्चों जी? A है आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है आपकी? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। उसके बाद आपने क्या किया? देखो इधर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये O2। यूवी रेडिएशन की वजह से ये क्या हो जाती है? मान लो ये टूट गई, ठीक है। तो ये सिंगल सिंगल हो गए दो। यूवी रेडिएशन, तो बी क्या है आपकी? यूवी रेडिएशन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 हो गई, यूवी रेडिएशन में ये भूम 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 टूट गई, दो सिंगल ऑक्सीजन बन गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं AO2 है, ठीक है, अब आपके पास सिंगल ऑक्सीजन दो बन गए। अब अगर इस एक सिंगल ऑक्सीजन में मैं A को फिर से जोड़ दूं, A क्या है? O2, तो क्या बन जाएगी? O3। तो ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने O2 को यूवी रेडिएशन में टूट गया, ये O2 सिंगल सिंगल ऑक्सीजन हो गए। अब इसमें फिर से A जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? O3, ठीक है। तो A क्या है? A इज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, B इज द यूवी रेडिएशन एंड C इज द ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? A, ठीक है। AGOG, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड चेन इज करेक्ट? ऑल फूड चेन आर इक्वल लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी? बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। यस, जनरली ऐसा ही होता है कि 3 से 4 स्टेप्स की होती है। तो राइट आंसर हो सकता है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फूड चेन ऑफ द प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही बात है, जो फूड चेन में सबसे ज़्यादा होते हैं दे आर प्रोड्यूसर, ये बात सही है। तो राइट आंसर 3 हो सकता है। उसके बाद आपको बताना द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म कैन बी शोन बाय द स्ट्रेट लाइन। यस, फूड चेन कभी भी ऐसा नहीं होता मैस बचाओ। रिलेशनशिप अगर हमको किसी भी उसका दिखाना है किसी भी इकोसिस्टम का, तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही दिखाएंगे। सो 2, 3, 4 राइट आंसर इज डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा। फूड चेन कभी भी उल्टी नहीं हो सकती, फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होती है, फूड चेन 3 से ज़्यादा स्टेप्स की नहीं हो सकती, फूड चेन हमेशा सीधी चलती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एसर्शन ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर द ट्रांसड्यूसर। नाउ हमें ये जानना है मैडम जी कि ये ट्रांसड्यूसर होता क्या है?
ट्रांसड्यूसर कुछ नहीं होता, जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जब हम किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर। प्लांट ट्रांसड्यूसर है या नहीं है ये बताइए? यस, द प्लांट्स आर ट्रांसड्यूसर। वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, द रेडिएंट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्रीन प्लांट ट्रांसड्यूसर है। यस यस यस, 100%। हाँ ठीक है। अब बिकॉज लगाओ भैया, मैडम का गोल्डन रूल लगाना है। एक तो आपको हेरिडिटी में सिखाया, दूसरा असर्शन रीजन सॉल्व करते समय सिखाया। बिकॉज प्रोड्यूसर ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, सन से रेडिएंट एनर्जी ले लेते हैं और उसके बाद उसे केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड एज ग्रीन प्लांट एज अ ट्रांसड्यूसर। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर है बच्चों? सो ये हो गया है आपका अगला सवाल। फटाफट फटाफट फटाफट, कहाँ गया? ठीक है, चलो अब ये है आपका एक पैसेज। सबसे पहले मैं बताती हूँ, पैसेज तो आप पढ़ लेना जो भी है। इसमें सबसे पहले देखो बेटा कि मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है। पॉन्ड्स, देखो तालाब आपका मैन मेड भी हो सकता है और जो है तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। बात यह है कि हमेशा कौन मैन मेड रहेगा, तो बेटा पहला है आपका क्रॉप फील्ड। खेत हमेशा मैन मेड ही रहता है, खेत को भगवान नहीं बोलते लो तो थॉस तो आज यहाँ बहुत बड़ा खेत बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इंसानों को ही खेत बनाना पड़ता है, ठीक है। तो क्रॉप फील्ड एंड द ये एक्वेरियम, ये हमेशा ही आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो क्रॉप लैंड एंड द एक्वेरियम, ये हो गया है आपका राइट आंसर 2 and 3, ठीक है, 2 and 3। तो 2 and 3 यहाँ दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या है, ठीक है। द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट इन एन एक्वेरियम लिस्टेड। आपका एक एक्वेरियम है, उसमें आपको चुनना है कि कौन सा बायोटिक है और कौन सा एबायोटिक होता है। तो बायोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे भैया? बायोटिक में प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स एंड वाटर, वाटर जहाँ नहीं, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, ये पूरे बायोटिक हो गए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो पानी, टैंक, स्टीरर, ये सब मत ले लेना। वो टैंक थोड़ी चलता रहता है, नहीं मैं और चलूँगा, मेरे ऊपर पानी है मैं चलूंगा। भैया पानी, लैंड, वाटर, टैंक, ये सब एबायोटिक में आएंगे, ठीक है। एबायोटिक में क्या आ गया भैया? एबायोटिक में आ गया ग्लास टैंक, वाटर एंड एरिएटर, ठीक है, ग्लास टैंक, वाटर एंड एरिएटर। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। अगला सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। हमें एक बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। एक्वेरियम हैव टू क्लीन पीरियोडिकली वेयर पॉन्ड्स एंड लेक्स डू नॉट नीड टू सच क्लीनिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये PYQ है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमें एक्वेरियम को बार बार क्यों क्लीन करना पड़ता है, बजाय इसके कि हम पॉन्ड वगैरह को तो क्लीन नहीं करते। क्या कारण है कि हमेशा हम एक्वेरियम को क्लीन करते हैं? देखो, पॉन्ड्स आर द नेचुरल इकोसिस्टम, जबकि एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। हमें रीजन बताना है कौन सा सही आंसर है। देयर आर लेस फिशेज इन एन एक्वेरियम एज कम्पेयर टू पॉन्ड और लेक, ठीक है। साइज ऑफ फिशेज इन स्मॉल इन ऑन एक्वेरियम एज कम्पेयर टू पॉन्ड एंड लेक। डीकम्पोजर आर एब्सेंट इन एक्वेरियम। ये हुई ना बात, हम एक्वेरियम में डीकम्पोजर्स नहीं रखते, जिसकी वजह से जो भी फिशेज अपना डेड एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं वो ख़त्म नहीं होता। और अगर कोई पटी पड़ी रहेगी पानी में तो उनको इन्फेक्शन कर देगी, तो भैया मछलियाँ मर सकती हैं। इसीलिए हमें पीरियोडिकली एक्वेरियम को क्लीन करना होता है, क्योंकि उसमें डीकम्पोजर्स नहीं होते। हाँ, अगर बाहर से आप डीकम्पोजर ऐड कर देंगे तो हो सकता है कि एक्वेरियम भी सही हो जाए, ठीक है। What would you, ठीक है, what would have happened if we had put predator fishes in the aquarium? अगर हम एक राक्षसनी मुंह खोलने वाली फिशेज, फिशेज जो है एक्वेरियम में डाल देंगे तो क्या होगा बेटा जी? छोटी मछली हमें बचा लो, सबको खा लेगी वो, ठीक है। तो they would eat all the smaller fishes by generating lots of waste, ठीक है। They would eat away all the food available in the aquarium. They would compete with the smaller fishes for the food and nutrition. They would not possess any problem. ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और स्मॉल फिश से तो compete करेगी नहीं, क्योंकि प्रेडेटर है, राक्षसनी फिश है, ठीक है। ये सारी छोटी मछलियों को खा जाएगी और उसके बाद ये लॉट्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करेगी। समझ में आई बात? ये याद रखिएगा। कंपटीशन तो है ही नहीं ना, मतलब ये वो बात है कि मैं तुम्हें खा लूँ और बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस कर दूँ, तुम कुछ ना कर पाओ, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मैं बड़ी मछली, तुम छोटी मछली। छोटी मछली को हमेशा बड़ी और राक्षसनी मछली खा जाती है, ठीक है। अब बड़ी मछली जो है भैया, सीधी बात यह है कि बड़ी मछली मुस्टंडी है, इसलिए वो खा सकती है, ठीक है। चलो अगला, ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वेस्ट जनरेटेड एट होम, विच ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, ठीक है। ये घर पे आपका वेस्ट जनरेट हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल, ओनली बायोडिग्रेडेबल है। मतलब अगर आप इसको छोड़ दें तो कुछ भी, मतलब ये डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। बताओ कौन कौन सा है भैया? ग्लास बॉटल, न्यूज़पेपर, यूज चेयर लीव्स, पॉलीथीन, डिटर्जेंट, जहाँ पॉलीथीन आया उसको तो हटाई दो, प्लास्टिक हटाई दो, ठीक है।
वेजिटेबल पील्स, पेपर एंड फ्लावर्स, ठीक है, ये जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर इनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही डिग्रेड हो जाएंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक 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 ठीक। अगली बात हम करते हैं, नेक्स्ट बात जो कि जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये भी एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि पैसेज बेस्ड सारे आएंगे, पर हाँ, इनके अंदर जो सब क्वेश्चन लगे हुए हैं डेफिनेटली इनमें से ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलो देखते हैं। In an ecosystem, the main source of energy, listen to me very carefully, in an ecosystem, the source of energy, heat released during transpiration, listen to me very carefully, क्या बोल रही हूँ मैं? In an ecosystem, the main source of energy क्या होती है? बताओ बताओ जल्दी से, क्या होती है इकोसिस्टम में? सोलर एनर्जी। बेटा, बिना सोलर एनर्जी के तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल तो भैया हमारे अन्नदाता लोग लेके बैठे वो है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स सोलर एनर्जी लेते हैं। refers to the figure of food chain given in the identify A, B, C, D and select the correct combination of plots provided in the table below। चलो भैया, हमको एक डायग्राम दिया गया है A, B, C, D, ठीक है। अब अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो A क्या है आपका? A है बेटा जी प्लांट से। हो सकता है कि ये डायग्राम आपको विजिबल ना हो, तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि A है आपका प्लांट, बी है आपका ग्रास हॉपर, सी है आपका ये रैट है ना, रैट तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, ये है स्नेक, ये है हॉक, ठीक है, ये क्या है बच्चों? हॉक। और ये क्या है? ये तो ए बी सी डी बता दिया। और ये है डिकम्पोजर, ठीक है, ये है बच्चों डिकम्पोजर। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने फंगस बना रखा है, ये मशरूम बना रखा है। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन है। ए था प्रोड्यूसर, तो जहाँ जहाँ प्रोड्यूसर दिया है वहाँ पे राइट टिक करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर दे दो। प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है? प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर। तो राइट आंसर इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। भले डिकम्पोजर नहीं दिया है, पर उस फ्लो चार्ट में डिकम्पोजर दिया था और इस क्वेश्चन में हमने डिकम्पोजर के बारे में बात कर ली है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, ऐसा तो नहीं हो रहा मैम, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमको पता ही नहीं था, हमसे होता ही नहीं है, ये सब काम नहीं करना है ना। समझ में आ गई बात? सबको पढ़ा दिया है मैंने। अगर किसी बच्चे ने ये बोला कि हमसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो फिर लगाए घलाए मैंने चाटे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, आपको बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम के। पहला डिकम्पोजर, दूसरा सोलर एनर्जी, तो ये तो है भैया। अब इसमें चुनो क्या क्या फंक्शनल है, तो बोथ 1 and 2, ठीक है, दीज आर द फंक्शनल कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, फंक्शनल कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। और गैस भी है, तो गैस तो एयर में है बच्चों, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस करना है CO2 H2O, ठीक है, तो आपकी हो गई एयर। तो ये हो गए 1, 2 and 3, नहीं 1, 2 and 4, ये हो गया राइट आंसर। मैम एनर्जी फ्लो दिखती है क्या? दिखती है क्या? नहीं दिख रही है, तो भाई गैस तो आपको पता है कि है, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, तो फंक्शनल कंपोनेंट में एयर आएगा, फंक्शनल कंपोनेंट में सोलर एनर्जी मतलब आपकी सनलाइट आएगी, फंक्शनल में आएगी डिकम्पोजर। द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ P and Q, फूड चेन में क्या था? P and Q। अब इसके लिए मुझे वापस उस पर आना पड़ेगा। डायग्राम कहाँ है मेरा? P and Q क्या था भैया? P and Q, अच्छा P E से, अच्छा ये है आपका डिकम्पोजर, ई से हम डिकम्पोजर पे ले गए, ये पी बताना है और क्यू बताना है, ठीक है। चलो बता देते हैं क्या है, पी और क्यू बताना है हमें। चलो बेटे आ जाओ, कहाँ हो तुम? चलो, ठीक है। चलो अब देखो, हमें बताना है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। तो पी हो गया भैया जी डिकम्पोजर एंड क्यू हो गए न्यूट्रिएंट। चलो कैसे हो गया समझाती हूँ मैं, आ जाओ। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो P है, दिस इज द P, ठीक है। तो ये क्या है, जब ये मर जाता है तो डिकम्पोजर उसको डिग्रेड कर देता है। डिकम्पोजर डिग्रेड कर देता है कि नहीं कर देता है? तो P पे क्या आएगा? डिकम्पोजर आएगा, ठीक है। Q पे न्यूट्रिएंट क्यों आएंगे? क्योंकि डिकम्पोजर यहाँ पे से डिग्रेड करके यहाँ पर क्या मिला देता है? मिनरल मिला देता है। और ये एरो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इस मिनरल को कौन ले लेता है? प्लांट ले लेता है। तो Q क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होगा। एरो थोड़ा उल्टा लगा हुआ, पर आपको समझना है कि भैया जी कोई भी चीज़ मरी सड़ी तो डिकम्पोजर ने उसे नष्ट करके स्वाहा कर दिया। स्वाहा करने के बाद जो मिनरल है वो सब कहाँ मिल गए बच्चों? मिट्टी में मिल गए। फिर से प्लांट आया हुआ, हा हम तुझे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो प्लांट ने सारा न्यूट्रिएंट क्या किया मेरे बच्चों? उसे एब्जॉर्ब कर लिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चे, क्लियर, ठीक है, डन, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते। आय ये क्या हुआ, ठीक है।
द इफेक्ट ऑफ कंप्लीटली रिमूविंग पी, पी क्या है बच्चों? डिकम्पोजर। अगर हम फूड चेन से डिकम्पोजर को निकाल देंगे तो क्या होगा? एनर्जी फ्लो विल ब्लॉक्ड, मूवमेंट ऑफ मिनरल बैक टू द सॉइल विल बी ब्लॉक्ड, द रेट ऑफ डिकम्पोजर वुड बी इंक्रीज। ये तो बिल्कुल ही घटिया टाइप का ऑप्शन है। क्यों देते हो भगवान? ये तो बच्चों को भी पता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स। देखो सबसे पहले एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड। वाई द एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड बेटा? क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो सारा जो डिकम्पोजिशन है, सारी एनर्जी वापस से आपके एनवायरनमेंट में आ जाती है एंड इट इज रेडी टू गो टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तुम मर गए, तो डिकम्पोज हो गए, तुम्हारा सब डिकम्पोज करके एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी गई। अब डिकम्पोजर होता ही नहीं तो तुम डिकम्पोज होते नहीं, तुम्हारे लाशों के ढेर, जो हीप्स ऑफ डेड बॉडीज, हीप्स मतलब ढेर, तो हीप्स ऑफ डेड बॉडीज जो है रोडों के किनारे लगी रहती और तुम रोते रहते, मैम ये तो भैया ये तो किसी की लाश है। तो भैया डिकम्पोजर जो होते हैं डिकम्पोज करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। डिकम्पोजर की वजह से ही हम सब लोग जिंदा है। ठीक है, रिसाइकलिंग होती है। ठीक है, तो जब आप मरते हैं तो क्या होता है बच्चों? जब आप मरते हैं तो सबसे पहले बात यह है कि आपकी पूरी एनर्जी एनवायरनमेंट को दे दी जाती है वापस से। ठीक है, ये वाला बता ही दिया आई थिंक मैंने। सेम क्वेश्चन रिपीट क्यों कर दिए हो बेटे? चलो आ जाओ, ये एक अगला क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो मैंने सारे क्वेश्चन इसी में इंक्लूड किए हैं। द फिनोमिना व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीजेज इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाई ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन और द वेब, इसको क्या कहते हैं? पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था। आपको आंसर करना है कि ये है भैया, इसके पास 2 ppm जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसके पास 5 ppm बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसके पास 200 ppm बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसके पास 1600 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सबसे अधिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसके पास है? इसके पास। तो जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है, ध्यान से सुनना, जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है उसके पास सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसी भी घटिया चीज का पाया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि जब हार्मफुल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज होता जाता है और हाईएस्ट किस पे होता है? हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बेटा कई बार हम लोगों ने इस बात को डील कर लिया है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू ईच ट्रॉफिक लेवल। मैंने आप लोगों को सिखाया, पढ़ाया, समझाया है कि मान लो कि प्लांट, जैसे मान लो वाटर में क्या है, चलो इसको एक बार हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मान लो वाटर में 10 पार्ट्स पर मिलियन कितना है? मान लो DDT है। ठीक है, DDT है। ठीक है, अब ये 10 पार्ट पर मिलियन सबके पास होगा, प्लांट के पास भी 10 पार्ट पर मिलियन होगा। ठीक है, उसके बाद प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ठीक है, इसके पास भी होगा। फिर उसके बाद फ्रॉग के पास भी होगा 10। ठीक है, उसके बाद स्नेक के पास भी होगा 10। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि भैया प्लांट को ग्रास हॉपर ने खा लिया तो 10 ऐड हो गया, ये हो गया 20। ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया तो ये हो गया 20 और ऐड हो गया 30। फिर स्नेक ने खा लिया इसको तो 30। तो सबसे अधिक किसके पास पहुंचा? सबसे अधिक स्नेक के पास पहुंचा। तो जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है उसके पास सबसे अधिक किसी भी वेस्ट, कोई भी वेस्ट उसकी बॉडी में पाया जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि ह्यूमन इको चेन में सबसे अधिक वेस्ट किसके में पाया जाएगा? हमारे अंदर। अगर आपके पानी में गंदगी है ना तो सबसे अधिक उस गंदगी का एक्यूमुलेशन हमारे अंदर होता है। जैसे मान लें मछली के अंदर है। ठीक है, मछली पानी पी रही है, मछली ने किसी छोटी मछली को खा लिया, वो तो खुद पानी में, उससे खुद का तो पानी का तो आ ही रहा है, साथ में छोटी मछली का भी आ गया। हमारे पास छोटी मछली का भी, पानी का भी, बड़ी मछली का भी, सबका आ गया हमारे अंदर। तो भैया और हम भी वो पानी पी रहे थे तो पानी का हमारे अंदर भी था। तो मान लो हमारे पास 10 पार्ट्स पर मिलियन पानी का था, 10 पार्ट्स पर मिलियन बड़ी मछली का, 10 पार्ट्स पर मिलियन छोटी मछली का, तो हमारे पास तो 30 हो गया। तो जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है उस पे सबसे अधिक जो है एक्यूमुलेशन होता है वेस्ट का या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। द टेबल बिलो गिव्स द ऑर्गेनिज्म इन अ फूड वेब कंटेनिंग द लोएस्ट एंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल। ये भैया आपको ये बता रहा है, भैया एक टेबल दी गई है, इसमें आपको ये बताना है करेक्ट आंसर। ओ वेब नहीं बनाई क्या इसने? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक और सबसे मिनिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किस में होगा। प्रोड्यूसर में हमेशा सबसे कम होता है और सबसे ऊपर जो होता है, जैसे टर्शरी कंज्यूमर सबसे ऊपर होंगे तो उनमें सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं होता, इट इज बैक्टीरिया एंड द फंजाई।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंटर इनटू द फूड चेन एंड गेट बायोलॉजिकली मैग्निफाइड, ठीक है, नो 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 नो, ठीक है, नो नो नो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोलॉजिकल ओरिजिन के पहली बात तो होते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें क्या बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका तो हो गया भैया 1 और 3 बता ही दिया है, ठीक है, तो 1 और 3 ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर होगा 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 कहाँ है, राइट आंसर इज बी, ठीक है। बायोलॉजिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बायोलॉजिकल ओरिजिन के कैसे होंगे, नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन के होंगे, बायोलॉजिकल होते मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बात सही है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंटर इनटू द फूड चेन एंड गेट, यस, नहीं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थोड़ी फूड चेन के अंदर घुसता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फूड के अंदर, फूड चेन के अंदर घुसता है और मैग्नीफाई होता है, मतलब बढ़ता जाता बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या है बेटा, वो तो आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं, ये तो कम बखत डिग्रेड ही नहीं होते, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ये सही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है बेचारे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हम प्लांट को खा लेते हैं, तो भैया आपके अंदर भी आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। It was observed that the places where the DDT was consumed to control the mosquito and other pests, the eggs of eagles, oh my god, eggs of eagles would become fragile and break. The eagle almost become extinct. After DDT was banned by the lawmakers, eagle population recovered. The possible reason for this is आपको बताना है क्या रीजन है इसका, तो चलो पहला रीजन हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो देखो DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका रीजन आपको आंसर चुनना है, बताओ क्या होगा। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पाया गया किसमें, ईगल में पाया गया, ठीक है। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इट इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट, ये गलत है, DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सबसे अधिक ईगल में पाया गया, जो कि एक टॉप कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है DDT इज फाउंड इन द सेकेंडरी में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। देखो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ईगल के अंदर है, किसके अंदर है, ईगल के अंदर है, समझ में आ गई बात। DDT इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट मेक्स द एग फ्रेजाइल, क्या होगा बताओ, इसका आंसर जो है जैसे मैंने आपको बताया, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ईगल जो है, ईगल देखो, ईगल ना, ईगल को कोई नहीं खाता, ईगल जब मर जाता है तो उसको डिकम्पोजर ही खाते हैं, तो ये बात आपको बहुत जाननी जरूरी है कि ईगल को कोई नहीं खाता है बच्चों, आई बात समझ में, ईगल को कोई नहीं खाता है, ईगल को नोबडी इज लव टू ईट ईगल, ठीक है। तो ईगल में सबसे अधिक DDT पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो ईगल में अगर सबसे अधिक DDT पाया जाएगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूं मैं, तो ईगल में सबसे अधिक वो जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सबसे अधिक पाया जाएगा। आप देखो वो बेचारे होंगे तो उनके जो अंडे पैदा होंगे उसमें वो फ्रेजाइल पैदा हो जाएंगे, बेटा उससे डैमेज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज अ रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, सीधे पोल्यूशन, पानी में DDT मिलाओगे तो क्या होगा बताओ। अगला सवाल, लिस्ट 2 मेन कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, बेटा जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, उसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चन अपने से भी कराऊंगी, 2-4 क्वेश्चन लल्ला मैं अपने से भी अरे यार कहाँ हो तुम, ठीक है। लिस्ट द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, आपको इकोसिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट बताने हैं, वो कौन से हैं, चलो बताते हैं। बायोटिक और एबायोटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आप लिख सकते हैं एयर, वो नहीं, ये एबायोटिक के अंदर, एबायोटिक के अंदर मिटा देती हूँ, मुझे माफ करो, ओम साई राम, ठीक है। बायोटिक के अंदर आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते हो ना बेटा सब आता है, पर तुम्हें कैसे लिखना है, तुम्हें लिखना है कि इसमें होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है अल्लाह, कंज्यूमर, ओ माय गॉड कितना गंदा लिख रहा है, कंज्यूमर के बाद क्या होता है डिकम्पोजर, ये सब आपके क्या होते हैं बच्चों, ये सब आपके हैं भैया जी बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक के अंदर क्या आता है भैया जी एयर, एयर के बाद क्या आता है बच्चों जी वाटर, वाटर के बाद क्या आता है बच्चों जी सॉइल, सॉइल के बाद क्या आता है बच्चों जी लाइट, ये सब एबायोटिक के अंदर आते हैं, क्लियर है। 15,525 बार पढ़ते हो, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्या समझते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच द हार्मफुल एंड द टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर इनटू द फूड चेन। आपके घर पे फैक्ट्री थी, आप ना बहुत पैसा बचाए, आपने फैक्ट्री से जो वेस्ट DDT निकला उसको आपने प्रोसेस नहीं कराया, और मेन प्लांट पे मेन जो है ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी, जो भी वेस्ट निकलता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। अगर तुमने ट्रीट नहीं कराया और बिना ट्रीटमेंट कराए तुमने कहाँ भेज दिया, पानी के अंदर भेज दिया, तो फूड चेन से ही कहाँ चला गया, प्लांट में चला गया, प्लांट को किसी और ने खाया
तो बेटा वो बेचारा जो पानी में रह रहा था ऑर्गेनिज्म, वो पानी पी रहा था, तो पानी पे DDT उसके अंदर गया, साथ में प्लांट का भी आ गया, फिर उसको किसी और ने खा लिया तो उसने पानी भी पिया, साथ में 2 लोगों का और आ गया। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, accumulation of waste substance and the concentration is going to increase into the each trophic level। क्लियर है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये एक फ्लो चार्ट है, एक इकोसिस्टम है। आई डोंट नो ये विजिबल है या नहीं है, हाँ ये विजिबल तो है। अब आपको ये बताना है, देखो इकोसिस्टम के 2 टाइप्स है बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और कौन सा इकोसिस्टम होता है बताओ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम डन। उसके बाद इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन है, बायोटिक और एबायोटिक। क्लियर है, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। बायोटिक के अंदर कौन आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एबायोटिक के अंदर कौन आता है, लाइट पढ़ाया अभी मैंने, अभी जस्ट पढ़ाया, वाटर पढ़ाया मैंने आपको, सॉइल पढ़ाया मैंने आपको। इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे बस। देखो तो इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सेम बताया, इकोसिस्टम की डेफिनेशन बता रही हूँ। बायोटिक के अंदर सारे लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इकोसिस्टम इज व्हाट, इट इज अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इकोसिस्टम की परफेक्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, समझ में आई बात। इकोसिस्टम की परफेक्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि परफेक्ट डेफिनेशन आपको आती है, और अगर नहीं आती तो उसको रट्टा मारिए। डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जिसमें आपको उंगली नहीं करनी है, वो अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है, आपको उंगली नहीं करनी है। अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, इट कैन बी टेरेस्ट्रियल, इट कैन बी एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं ये लैंड में होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट बन गया, ग्रासलैंड बन गया, डेजर्ट बन गया। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट इसको आपने नहीं बनाया, ये अपने आप ही बन जाते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम इज लाइक दैट ओनली। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जिन पर आपने उंगली नहीं की, अपने आप ही बन जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनमें भी आपने उंगली नहीं की, जैसे कि कुछ तालाब, कुछ लेक्स, रिवर्स को थोड़ी आप हम 15,525 किलोमीटर की रिवर खोद डालें, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसको इंसानों ने बनाया है। मैन मेड इकोसिस्टम को किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। समझ में आई, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, ये सब तुमने बनाया ना। चलो अब देखो, अगर हम आगे स्टेट विद द रीजन consequences of decrease in the number of carnivore in an ecosystem in a food chain, state the trophic level at which the concentration of harmful chemical is maximum। ये बार बार आ रहा है, क्यों? If there is a decrease in the number of carnivore in the ecosystem, अगर आप अपने इकोसिस्टम में कार्निवोर का नंबर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई प्रेडेटर ही नहीं बचा। अगर प्रेडेटर ही नहीं बचा तो जो छोटे छोटे इधर उधर पनप रहे थे छोटे छोटे जीव, इनकी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। हर्बीवोर की ओवर पॉपुलेशन हो गई। हर्बीवोर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भैया पूरी ग्रास ही खत्म हो जाएगी। एक्सेसिव ग्रेजिंग होने लगी, घास पे जो चराई है वो ज़्यादा होने लगेगी। और साथ ही साथ याद रखो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम होने लगेंगे। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है ना। और अगर ग्रास ही कम होने लगा तो क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। अगर ग्रास ही कम होने लगी, थोड़ा लेट मी ड्रिंक सम वाटर। और अगर ग्रास कम होने लगी तो क्या होगा बताओ भैया? ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, तुम कैसे जियोगे, है ना। सीधी बात ये है। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग में एलिमिनेट द ग्रास एंड अदर प्लांट कंप्लीटली टर्न रीजन। अब क्या होगा? सीधी सीधी बात है। देखो कार्निवोर खत्म हो जाएगा तो हर्बीवोर बढ़ जाएगा। हर्बीवोर बढ़ जाएगा तो घास ज़्यादा खाएगा। घास ज़्यादा खाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो तुम मर जाओगे। घास ज़्यादा खाएगा तो भैया धीरे धीरे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, डेजर्ट बन जाएगा वो एरिया। ठीक है, अगला सवाल देखो, सेम चीज़ है। एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लो फूड चेन, देखो फूड चेन बनाने के लिए आ सकता है, फूड चेन बनाने के लिए आ सकता है। 3 to 4 लेवल की फूड चेन बनाइए। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। देखो, इफ ऑल लायन रिमूव फ्रॉम द नंबर रिड्यूस बाय द किलिंग कैप्चरिंग, मान लो शेर पकड़ने गए अपन, सारा शेर खत्म हो गया तो डियर बढ़ जाएगा। डियर बढ़ जाएगा तो भैया वो बहुत ज़्यादा घास खाएगा। घास खाएगा तो भैया आपका फॉरेस्ट पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बैरन लैंड। ठीक है, बंजर धरती। चलो जाओ। इन अ फूड चेन, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, सबसे अधिक किसके पास होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? स्नेक के पास, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे वो इसका खा रहा है। ठीक है, देखो फ्रॉग के पास इसका है और खुद का है। ठीक है, और स्नेक के पास तीनों लेवल के आ जाएगा। तो जिसकी वजह से सबसे अधिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में सबसे अधिक ये याद रखना, सबसे अधिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किस में होता है? जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है बच्चों। अब आया सबसे पॉपुलर सवाल किसका, तुम्हें पता है? अब आया सबसे पॉपुलर सवाल आपके क्लास 10th का, जो बड़ा ही पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। हाउ इज द ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फियर?
सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, हाउ इज द ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिप्लीशन, क्या कारण है इसके डिप्लीशन के, ठीक है, राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। चलो देखते हैं। ओजोन प्रोड्यूसेस बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फर्स्ट एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशन स्प्लिट इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि, देखना ध्यान से, यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो O2 था, O2 को सबसे पहले हम लोगों ने यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में तोड़ा, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इस तरीके से, ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ये हो गई आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूवी रेडिएशन ने तोड़ा तो सिंगल ऑक्सीजन बन गया। उसके बाद इस सिंगल ऑक्सीजन से जाकर एक O2 और कंबाइन कर गया तो बन गया O3, क्लियर है। और ये O3 जो होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, किसके ऊपर बात शो, स्ट्रेटोस्फीयर पे जाके शेड आउट हो जाता है। देखो क्या शेड आउट मतलब कि ऊपर छा जाता है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ऊपर जितनी भी लेयर तुमने सोशल में पढ़ी ना, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जाके ऐसे शील्ड बना लेता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन सन की नीचे नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ओजोन शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, क्लियर है बच्चों। सिंथेटिक केमिकल जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या निकलता है, क्लोरीन, इस क्लोरीन से ये ओजोन टूट जाता है और बन जाता है, ठीक है, ओके। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होता है क्लोरीन जो कि ओजोन को तोड़ देता है। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है बेटा जी, कैंसर। सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लीशन से यूवी रेडिएशन का लेवल अर्थ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूवी रेडिएशन अंदर वैसे थोड़ी बहुत होती है पर मैक्सिमम को रोक लिया जाता है बाय ओजोन लेयर। अगर आप ओजोन की सुरक्षा नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करोगे, बहुत सारा रेफ्रिजरेशन कहाँ होता है, CFC कहाँ होता है बताओ, रेफ्रिजरेशन गैस होती है ये CFC H2S। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस करोगे, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करोगे तो ओजोन फट जाएगी, ओजोन टूटने लगेगी, क्योंकि इन सब से क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन ब्रेक कर देता है ये आपके ओजोन को, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। यूवी रेडिएशन आपके स्किन में घुस जाती है बचाक और आपको स्किन कैंसर करती है, समझ में आई बात। ये रेडिएशन जो होती है, यूवी रेडिएशन का वेवलेंथ बहुत कम होता है और ये आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर देती है और आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके उसमें म्यूटेशन कॉज कर देती है। कैंसर हो सकता है, आई का कैटरैक्ट हो सकता है, ह्यूमन डेफिशिएंसी, इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। यूवी रेडिएशन की वजह से भैया एक्वेटिक इकोसिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ जो होती है फूड चेन की गड़बड़ हो जाती है, बायोजियोकेमिकल साइकिल बिगड़ जाते हैं। यूवी रेडिएशन प्लांट की ग्रोथ और एग्रीकल्चर में भी गड़बड़ करती है। तो देखो भैया लिखोगे कैसे, it reduces the agricultural growth, it disturb the biogeochemical cycle, it will reduces the crop yield, it will affect the human health, it causes the cancer, cataract, allergy in the skin, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। भैया इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब की डेफिनेशन रट्टाफिकेशन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि वो पूछी जा सकती है। फूड चेन, फूड वेब, और फूड चेन हो गई, फूड वेब हो गई, और आपकी इकोसिस्टम की, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। 10% लॉ की भी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, एक एग्जांपल बताना है, ठीक है। लिस्ट 2 चेंजेस इन अ हैबिट दैट पीपल मस्ट अडॉप्ट टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग एनवायरनमेंट। चलो बेटा देखते हैं। Biodegradable waste can be broken down into the biodegradable waste are those waste which can degraded by the smaller microorganism which can degraded by the microorganism, ठीक है, and it will not affect the human health, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग बेसिकली इनटू, मतलब क्या होता है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय द नेचर, डीकम्पोजर, बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट, इनके द्वारा ये तोड़ दिए जाते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटा, वेजिटेबल पील। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको कोई नहीं तोड़ सकता है, ये जैसे कि ये है बायोडिग्रेडेबल, ये के लिए हम ये बोलते हैं जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। तो बायोडिग्रेडेबल को हम तोड़ सकते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द नेचर, बाय द बैक्टीरिया, किसी के द्वारा भी, ठीक है। प्लास्टिक और ग्लास इनको आप नहीं तोड़ सकते, दिस इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैबिट्स। अगर आप सेपरेट डस्टबिन यूज़ करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम ले जाएंगे रिसाइकलिंग में। उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को रीयूज़ करेंगे, ठीक है, तो भी हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। रिसाइकल करने के लिए भेज देंगे तो भी अच्छा है। अगर हम इसको देखो, उसके बाद हम कॉटन और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक ले जाएंगे, तो रिड्यूस, रीयूज़, रिफ्यूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़, रिफ्यूज़ और रिसाइकल, ये 4 काम अगर आप करेंगे तो आपका वेस्ट का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। चलो
List two main causes of the pollution of water of the river of Ganga. State how pollution and contamination of river prove harmful for the health of the people neighboring areas. Disposal of industrial effluent, भाई इंडस्ट्री से जो गंदगी आ रही है आप उसमें मिला रहे हैं. ह्यूमन एक्टिविटी, आप उसमें नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, इससे गंदगी हो रही है. डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इसमें मिला देते हैं. ठीक है. हार्मफुल इफेक्ट ऑन द हेल्थ, भैया पानी में गंदगी रहेगी तो वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी, ठीक है, पॉटी बहुत आने लगेगी, लूज मोशन होने लगेंगे, हो सकता है मर भी जाए. ठीक है, समझ में आई बात. चलिए अब देखो, सारी मैंने लिख लिया भैया, सारी चीज़ें मैंने लिखी है आपको. चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से देखो. आपको एक फूड चेन क्रिएट करनी है. ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही हर बार करते हैं हम लोग. ग्रास, ग्रास को कौन खाता है बच्चों जी, इंसेक्ट, ग्रास ऊपर लिख लो तुम तो. ठीक है, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, हॉक. ठीक है, मैंने तो पहले ही बना दी, यहीं पे बना दी. ठीक है, उसके बाद बताना नेम द ऑर्गेनिज्म एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल. फ्रॉग, फ्रॉग है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, 1 2 3. ठीक है, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म फूड चेन विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हॉक. सबसे अधिक किसी के पास होगा क्योंकि आखिरी में सबसे यही आ रहा है. ठीक है, नेम द फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, दिस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, BM लिख दे रही हूँ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इफ द 10,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द फ्रॉग, अगर 10,000 जूल एनर्जी, देखो दो फूड चेन के एग्जाम्पल करवा दिए, तो हाउ मच अवेलेबल टू द स्नेक, स्नेक को कितनी मिलेगी बेटा, 10,000 है तो इसको मिलेगी 1,000. 1,000 10% कर लो इसका, तो सीधे कर लो. अगर 10,000 जूल है फ्रॉग के पास तो उसका 10% 1,000 होगा, आपके स्नेक को 1,000 और 100 मिलेगी हॉक को, सबसे कम हॉक को मिलेगी. दिस इज द 10% लॉ. 10% लॉ इन विच इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर. 90% लॉ लॉस्ट इन टू द एनवायरमेंट. 10% लॉ इज गिवन बाय द लिंडमैन, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है. तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ द आर एनवायरमेंट, और इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, चाहे फूड चेन हो. अच्छा देखो, फूड चेन बनाने के लिए भी आ सकता है, फूड वेब के भी बना सकता है. फूड वेब क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फूड चेन व्हेन वी कंट्रीब्यूट when we include two or more food chain, it can make a web, and food web is the association of the different organism. It is a more complex. क्या फ़ायदा है फूड वेब का, ये भी आता है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फूड चेन के, ये भी आते हैं. तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए. फूड वेब के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. क्या फूड वेब का क्या फ़ायदा है, फूड वेब का फ़ायदा ये है कि इफ़ एनी वन इज़ लॉस्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट, सेकेंड वन कैन रिप्लेस देम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी आते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए, इसके बाहर कुछ और नहीं आएगा. ठीक है, ऑलवेज बी द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ अ सेकेंड रेट वर्जन और लास्ट रेट वर्जन समबडी एल्स. ठीक है भाई, आप किसी को देखकर अपने आप को चेंज मत करिए, ये बात हमेशा याद रखिए. आप जो हैं वो आप हैं अपने आप की. मुझे कोई कितना बोलता हूँ, माँ बाप इतना चिल्लाती है, अब चिल्ला चिल्ला के बढ़ाती, मैं वो आप ऐसे करती हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं जिस प्रकार से हूँ मैं वैसे ही रहूँगी और जीवन भर वैसे ही रहूँगी. आज टॉप 20 कराए, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 1000 क्वेश्चन भी मुझे कराने पड़े, पर जोश में कोई कमी नहीं होगी. अगर आप बायोलॉजी के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आप इन प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़िए. ये मैम की प्लेलिस्ट है, ये आपको प्लेलिस्ट देखनी है. इतने सारे जो लेक्चर बने हैं वो देखिए. आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं नीट का तो आपको मैम का कोड लगाना है Y547. बायोलॉजी की तैयारी हम लोगों ने बहुत भरसक तरीके से शुरू कर ली है बेटा. सारे टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. दिस इज द लास्ट चैप्टर टॉप 20 क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में आने वाला है. आगे आगे देखिए होता है क्या बच्चों, ये बिड़ू बायोलॉजी की बेताज भाषा बनने के लिए आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी दीदी, जो भी बोलो, आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर्स का वादा है, क्योंकि वह आपकी टीचर का वादा है कि बायोलॉजी आप पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से. आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों. थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.